नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चोटी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। पहली न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता। आप जानते हैं एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। पाकिस्तान एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की रोटेटिंग चेयरमैनशिप कर रहा है। उस क्षमता में अक्टूबर में 2 दिवसीय व्यक्तिगत एससीओ शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने पिछले वर्ष एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसे वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए भाग लिया था। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मिलकर बना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रभावशाली आर्थिक सिक्योरिटी ब्लॉक है, जो सबसे बड़े ट्रांस रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात कर लेते हैं। एससीओ का वर्ष 2001 में गठन किया गया था। एससीओ चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर और वर्ष 2003 में इसे लागू कर दिया गया। इस न्यूज पर आप लोग नजर बना के रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये सोसाइटी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बोंडा ट्राइब के एक छात्र मंगला मुदली ने बाधाओं को पार करते हुए एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, जो उनके समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब बात कर लेते हैं बोंडा जनजाति क्या है। बोंडा जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह यानी पीवीटीजी है, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो कुछ दशक पहले अलगाव में रह रही थी और बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखती थी। वे मुंडा बोली बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा है। बोंडा लोगों में साक्षरता दर 40% से अधिक नहीं हुई है। ये चिंताजनक स्थिति है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 14 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि जेंडर बजट स्टेटमेंट में लगातार मामूली उतार चढ़ाव के साथ कुल बजटीय अलॉटमेंट का औसतन 5% हिस्सा बताया गया है। यह वर्ष विशेष है क्योंकि प्रो वुमेन यानी महिला केंद्रित योजनाओं के लिए अलॉटमेंट का हिस्सा वर्ष 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% है। पहली बार वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट जीडीपी अनुमानों के 1% तक पहुंच गया और वर्तमान में प्रो वुमेन यानी महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिए कुल अलॉटमेंट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट जब से पहली बार वर्ष 2005-6 में प्रस्तुत किया गया था, तब से मामूली उतार चढ़ाव के साथ कुल बजटीय अलॉटमेंट का औसतन 5% हिस्सा लगातार किया गया है। यह वर्ष विशेष है क्योंकि महिला केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटन यानी अलॉटमेंट का हिस्सा वर्ष 2024-25 के कुल बजट व्यय का लगभग 6.8% है, जो सामान्य ट्रेंड से काफी ऊपर है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और चीन ने बीजिंग में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्थिति पर मतभेदों को कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के लिए स्पष्ट, रचनात्मक और दूरंदेशी विचारों का आदान प्रदान किया है। दोनों देश मतभेद को कम करने, मुद्दों का समाधान खोजने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से गहन संपर्क के लिए सहमत हुए हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शी बॉक्स लॉन्च किया है। यह इंटरनल कमेटीज यानी आंतरिक समितियों और लोकल कमेटियों यानी स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं के एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे। यह शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और इंटरनल कमेटीज द्वारा शिकायत का समयबद्ध प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन और प्री एग्जाम दोनों के लिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट को गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापत्तनम में सेवा में इसको कमीशन किया गया है यानी शामिल कर लिया गया है।
यह पहली ऐसी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत में शामिल हो गई है जिसे वर्ष 2016 में कमीशन किया गया था। श्री सिंह ने प्रेरण समारोह में कहा कि अरिघाट भारत के परमाणु त्रिकोण को और मजबूत करेगा, परमाणु निरोध को बढ़ाएगा, रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करेगा और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका भी निभाएगा। इस पनडुब्बी पर स्वदेशी रूप से किए गए तकनीकी विकास और इसे अपनी पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में काफी अधिक एडवांस बनाते हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दोनों की उपस्थिति संभावित विरोधियों को रोकने और अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि देखिए, लखपति दीदी बहुत चर्चा में है। लखपति दीदी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से अधिक होती। वित्तीय सफलता से परे वे स्थायी जीविका प्रथाओं को अपनाकर और एक सभ्य जीवन स्तर प्राप्त करके प्रेरित कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप सामूहिक कार्रवाई, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास के साथ इस यात्रा का समर्थन करते हैं जिससे सदस्यों को उद्यमशीलता के लिए सशक्त बनाया जाता है। सरकार इस पहल को सक्रिय रूप से समर्थन करती है, एक्टिवली सपोर्ट कर रही है सरकार इसको, और विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देती है और रणनीतिक योजना और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर त्वरण विकास के लिए मार्ग और रणनीतियां शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की उपस्थिति में नीति आयोग की जो उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले दशकों में देश में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत में काफी वृद्धि हुई है जो 19.7 किलोग्राम प्रतिवर्ष पहुंच गई है। मांग में यह उछाल घरेलू उत्पादन से काफी आगे निकल गया है जिससे घरेलू और इंडस्ट्रियल दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात भारी निर्भरता बढ़ गई है। वर्ष 2022-23 में भारत ने 16.5 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया है जबकि घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल 40 से 45% ही पूरा कर रहा है। यह स्थिति देश के खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।